एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे न, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमने साइंस की पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली है। टर्म 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एग्जाम्पलर सीरीज सब हो रखा है। अब एसएसटी की भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम लोग एसएसटी में इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 मनी एंड क्रेडिट पढ़ेंगे। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग चैप्टर है, बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। मनी एंड क्रेडिट उसको हम लोग आज ख़त्म करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और जो भी नोट्स यहाँ पे मैं आज बताऊंगा वो आप मार्क कर लेना एनसीईआरटी में, और इसका मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इसका नोट्स ले सकते हो, जो कि मैं स्लाइड्स अभी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, आपकी प्रिपरेशन ईजी हो रही है ना, तो चलिए सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मनी एंड क्रेडिट। तो मनी एंड क्रेडिट जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मनी क्या होता है। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी कुछ भी नहीं, बस एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसका यूज करके हम एक्सचेंज करते हैं किसी भी गुड्स का, किसी भी सर्विसेज का, किसी भी प्रोडक्ट का। हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, एक्सचेंज करते हैं कमोडिटी टू कमोडिटी। मनी क्या है, कमोडिटी टू कमोडिटी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वही मनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसमें एकदम दोहरी बात कुछ भी नहीं है। ठीक है, कमोडिटी टू कमोडिटी जो भी आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हो ना स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो दैट इज मनी है ना। वो क्या है स्टूडेंट्स, वो मनी है। जो भी कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज हो रहा है हमारा, वो क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज मनी। ठीक है, चलिए, आई होप इतना समझ में आ गया। तो आप क्या बोलेंगे कि मनी एक्ट एज आ इंटरमीडिएट एक्सचेंज इन द प्रोसेस। ठीक है, मनी कैसा एक्ट करता है, इंटरमीडिएट एक्ट एज एक्सचेंज प्रोसेस। इट इज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनी क्या है, कमोडिटी टू कमोडिटी, एक इंटरमीडिएट एक्सचेंज की तरह काम करता है ना स्टूडेंट्स। तो क्या करता है वो, आपको जैसे भी कोई भी गुड्स और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना है ना स्टूडेंट्स, अगर एक्सचेंज करना है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो आप क्या करोगे, मनी एज अ मीडियम का यूज करते हो। ठीक है, मनी एज अ मीडियम आप यूज करते हो। ठीक है, मनी एज अ मीडियम आप लोग यूज करते हो। ठीक है, चलिए, आई होप इतना समझ में आ गया हो। पहले भी क्या किया जाता था, एक्सचेंज के लिए मनी का यूज किया जाता था, लेकिन पुराने समय में एक सिस्टम चलता था जिसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। स्टूडेंट्स, उसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। ओके, तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जैसे कि आपके पास क्या है, राइस है और आपको चाहिए शूज, तो आप क्या करोगे, शूज वाले के पास जाओगे, उसको राइस दोगे और शूज ले लोगे। बट स्टूडेंट्स, ये इतना ज़्यादा इजी नहीं होता था। यहाँ पे डबल को इंसिडेंट्स ऑफ वांट काम करता था, डबल को इंसिडेंट्स ऑफ वांट, यानी कि अगर आपको राइस चाहिए और या फिर आपको शूज़ चाहिए, तो उस शूज़ वाले को भी राइस चाहिए होता है। अगर उसको नहीं चाहिए तो आपको फिर वो शूज़ नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स, ऐसा था। तो ये जो है डबल कॉल्स इंसिडेंट्स और वांट्स की यहाँ पे बात आ गई थी, इसीलिए मनी को इंट्रोड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया था, है ना। चलिए, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजिली एक्सचेंज इट विथ एनी कमोडिटी और सर्विसेज दैट ही और शी माइट बी वांट। आज अगर आपको राइस चाहिए तो उसके लिए सिर्फ आपको मनी चाहिए होता है ना। आज आपको शूज़ चाहिए तो उसके लिए भी सिर्फ मनी ही चाहिए होता है, ना कि इन सब का एक्सचेंज करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो क्या होता था बार्टर सिस्टम में कि कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज तो होता था, बट वहाँ पे डबल को इंसिडेंट्स ऑफ वांट्स की ज़रूरत पड़ती थी, है ना स्टूडेंट्स। चलो, ये समझ में आ गया कि मनी क्या है और मनी वर्क कैसे करता है। मैं अभी आगे जाके और भी समझाता हूँ। ठीक है, अभी जो हमारे पास मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, अभी तो हम लोग पुराने जमाने में क्या यूज़ करते थे, दैट इज़ कॉइन्स का यूज़ करते थे, सिल्वर कॉइन्स का, गोल्ड कॉइन्स का, ऐसे करके। तो धीरे धीरे क्या होता रहा है, इन अर्ली स्टेजेस इंडियन आर यूज ग्रेन कैटल मनी। अभी मैंने जो बताया था ना, ग्रेन और कैटल को मनी के जैसा यूज़ करने लगे थे वो, है ना। देर आफ्टर उनको रियलाइज़ हुआ कि जो मेटेलिक कॉइन्स उन्होंने स्टार्ट किया, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, ठीक है, इन सभी का उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था कि अब जो है हमको अगर एक्सचेंज करना है तो हम क्या करेंगे, गोल्ड का कॉइन लेंगे या फिर सिल्वर का कॉइन लेंगे या कॉपर का कॉइन से हम किसी भी एक दूसरे चीज़ों को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इससे थोड़ा सा इजी होने लगा कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है, अ फेस विच कंटिन्यू वेल इनटू लास्ट सेंचुरी। नाउ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट एंड कॉइन। तो आपसे पूछ ले मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, तो आप लोग बोलोगे कि पेपर नोट्स और कॉइन्स जो है वो क्या है, अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है। अभी आप देखोगे तो आपके पास पेपर नोट्स आप यूज करते हो स्टूडेंट्स, है ना, कॉइन्स यूज करते हो स्टूडेंट्स। तो वो क्या है, दैट आर ऑल आर नथिंग बट
दैट ऑल आर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, ठीक है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी या डिपॉजिट आर क्लोजली लिंक्ड विथ वर्किंग्स ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। चलो, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के अंदर हम लोग मॉडर्न करेंसी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में होता है एक बॉडी जिसको बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो क्या करता है, सारी करेंसीज को जो भी इंडिया के अंदर यूज होना है ना, इंडिया के अंदर जो भी करेंसीज यूज करना है उसको कौन इंक्लूड करता है स्टूडेंट्स, आरबीआई ही करता है, ठीक है। और यूएसए के अंदर उसका कोई बैंक करता होगा, स्विट्जरलैंड के अंदर उसका कोई यूज करता होगा, है ना। तो वैसे ही पर्टिकुलर इंडिया के लिए एक बॉडी होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वही क्या करता है, करेंसी को इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही क्या करता है, दैट इज इंडिया के लिए एक करेंसी, एक नोट्स, एक फिक्स करता है, ठीक है। नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इशू कर सकता है करेंसी को, ठीक है। अभी इंडिया का अगर कोई करेंसी पूछे तो आप बोलोगे कि रूपी, रूपी ही है जो कि वाइडली एक्सपेक्ट किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। तो इंडिया का क्या है, रूपी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट इज द फॉर्म ऑफ करेंसी इन आवर कंट्री दैट इज इंडिया। समझ में आया। तो आपको मैंने भी बताया कि मनी क्या था, कि कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज। फिर उसके भी मनी के टाइप में कैटल था, फिर कभी कोई गुड्स थे, तो उसको भी मॉडर्नाइज किया गया। तो मॉडर्नाइज करते वक्त मेटेलिक कॉइन जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर का यूज़ करना शुरू किया उन्होंने, है ना। फिर उन्होंने क्या किया, अभी हम लोग पेपर नोट कॉइन का यूज़ करते हैं, आजकल इंटरनेट बैंकिंग भी यूज़ करने लगे, है ना। तो हमको पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें जो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। और ये सब क्लोजली लिंक रहते हैं और वर्क करते हैं करेंसी के साथ, बैंक के साथ, है ना। अब इंडिया में क्या करेंसी होगा, यूएसए में क्या करेंसी होगी, और उनकी बॉडीज डिसाइड करती है। जैसे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कौन डिसाइड करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि क्या करेंसी रखनी है इंडिया में, ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई ही ये फिक्स करती है, ठीक है। चलिए, डिपॉजिट्स इन बैंक। अब क्या करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, बैंक आपको लोन देती है, बैंक से आप लोन लेते हो, बैंक में आप डिपोजिशन भी करते हो, तो आप क्या करते हो, डिपॉजिट भी करते हो बैंक में, है ना। तो आपको पता है कि बैंक जो है, बैंक एक बॉडी ऐसा है जहाँ पे आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो और लोन ले सकते हो, ठीक है। आप देखो, डिपॉजिट इन बैंक, द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी एज अ डिपॉजिट इन बैंक। बैंक में डिपॉजिट भी रखते हैं ना पीपल, डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा कैश, यानी कि आपके पास जो भी एक्सपेंडिचर था उससे जो भी आपकी सेविंग्स है, सेविंग्स यू कैन सेव इनटू द बैंक। ओके, डिपॉजिट ऑफ बैंक में सेव कर सकते हैं बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। सिंपली एक बैंक अकाउंट को ओपन कीजिए, सिंपली क्या कीजिए, एक बैंक अकाउंट को ओपन कीजिए और वहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हो बैंक, चाहे वो कोई भी हो, HDFC हो, ठीक हो, ICICI बैंक हो, है ना, या फिर आपका दैट इज RBI हो, सॉरी SBI हो, है ना। सो ऐसे ऐसे बैंक्स में आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने पैसे को वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो अपने नेम के बिहाफ पे, ठीक है। बैंक जो है आपका एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट, और ऑल्सो आप डिपॉजिट रखने के लिए वो आपको एक इंटरेस्ट पे करेगा, कि आपने लेट सपोज 100 रुपये रखा, तो 100 रुपये रखा तो मे बी बैंक आपको उस पर 7% या फिर 5% दे, यानी कि एक साल बाद आपका उसका 105 रुपया या 107 रुपया हो जाएगा। ऐसे करके आप वहाँ पे देते हो, ठीक है। बैंक में दो टाइप के अकाउंट्स खुलते हैं, एक तो होता है सेविंग और एक होता है करेंट। तो करेंट पे किसी भी टाइप की इंटरेस्ट नहीं मिलती है, वेयर एज सेविंग्स अकाउंट पे जो है वो क्या मिलता है, दैट इज आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब ये कैसे मिलता है आगे जाके पता करेंगे। द डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट कैन बी विदड्रॉ ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। आपने जो वहाँ पे दिया है ना पैसा, वो आप कभी भी विदड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका वहाँ पैसा जाके फंस गया इतना लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, नहीं। आप वो डिमांड डिपॉजिट होता है, आप वहाँ जाओगे, आप अपना डिमांड करोगे, वो आपके पैसे लौटा भी देंगे इन केस, ठीक है। तो आप देखो, पेमेंट आर मेड बाय चेक इंस्टेड ऑफ कैश, ठीक है। अब पेमेंट जो है वो क्या होता है, वहाँ पे होता है चेक में इंस्टेड ऑफ कैश में। कैश में करने से अच्छा है आप चेक के द्वारा करिए, बहुत ही ईजिली हो जाता है, वहाँ पे नेम वगैरह लिखा हुआ रहता है, बस आपको चेक देना होता है और वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं ना आपको अगर किसी को ईजिली देना है तो। चेक एक बहुत ही अच्छा मीडियम है। चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट। चेक क्या है, एक पेपर इंस्ट्रक्टिंग बैंक है, तो क्या कि वो इंस्ट्रक्ट करता है चेक बैंक को कि आपके अकाउंट से इसको इसके अकाउंट में इतने पैसे देना है, या इसके अकाउंट से आपके अकाउंट में इतने पैसे देने हैं। ये कौन डिसाइड करता है स्टूडेंट्स, इट इज डिसाइडेड बाय बैंक ओनली। ये क्या कौन डिसाइड करता है, बैंक, ठीक है। चलिए, टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। आपने राम के नेम पे चेक इशू किया तो राम को पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। और राम ने अगर आपके नेम पे पैसे इशू किए तो आपको उसके पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्या है, लोन एक्टिविटीज फ्रॉम बैंक। अब क्या क्या लोन एक्टिविटीज है बैंक से वो भी देख लेते हैं। तो बैंक कीप ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश फॉर देमसेल्फ। वो जो है बैंक क्या करता है, स्मॉल डिपॉजिट ही अपने पास रखता है, अबाउट 15%। और वो जो 75% है, सॉरी 85%, 85% जो है वो क्या करता है, एज अ लोन दे देता है। चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, सिंपल पीपल हो, हो, सबको दे देता है वो लोन। ठीक है। दिस कीप्ड अ प्रोविजन टू पे डिपॉजिटर हु माइट विदड्रॉ। और ये 15% इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर किसी डिपॉजिटर को वापस निकालना है तो उसी वर्किंग डे पे बैंक उसे पैसे दे दे। ठीक है। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। बैंक जो यूज करता है क्या, मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 85% क्या करता है बैंक, वो लोन के राइट में दे देता है। और लोन देने से क्या होता है, उसको इंटरेस्ट मिलता है। और वही इंटरेस्ट जो है वो आपको जो है फिर जब आप उसमें सेविंग्स रखते हो तो वही इंटरेस्ट का पैसा आपको जो है कुछ जितना भी बैंक ने देने का वादा किया है वो आपको इंटरेस्ट के रूप में देती है। ठीक है। तो ऐसे करके पूरा बैंकिंग सिस्टम चलता है कि लगभग 15% खुद के पास रख करके 85% सबको लोन दे दिया। उस पर जो इंटरेस्ट के चार्जेस आ रहे हैं उसे बैंक का प्रॉफिट हो रहा है, और फिर उन प्रॉफिट से एक पार्ट जो आपको देने का वादा किया गया है वो आपको एज अ इंटरेस्ट दिया जाता है उन पैसों पे। There is a huge demand for loan for various economic activities. Bank charge a higher rate of loans that what they offer on deposit. अब ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, जेन्युइन सी बात है कि लोन्स में वो ज़्यादा चार्ज करते हैं इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स आपके डिपॉजिट पे कम चार्ज करते हैं। मतलब आपने बैंक में डिपॉजिट किया पैसे तो उस पर मे बी 5% तक का मिले, लेकिन आप जब वहाँ से लोन लोगे तो वहाँ आपको 10 to 12% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है। या फिर 8 to 10% का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये कहीं ज़्यादा होता है ताकि बैंक को भी कुछ प्रॉफिट हो सके। ठीक है। तो बैंक को भी प्रॉफिट हो सके इसलिए ये किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स। ठीक है। बोला जा रहा है कि जो डिफरेंस अगर निकालते हो कि क्या चार्ज किया जाता है बोरोवर्स के जो कि मनी ले रहे हैं बैंक से, और क्या पे किया जाता है डिपॉजिटर्स को जो डिपॉजिट किया उनके ऊपर, वो मेन सोर्स है इनकम बैंक का। आपको भी देना है पैसे इंटरेस्ट के साथ, और वो जो है इनकम करते हैं इसलिए ज़्यादा लगाते हैं ताकि उनकी भी इनकम हो। अब किसी की भी इनकम होनी ही चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, यहाँ पे दो टाइप के क्रिएटेड डिफरेंट सिचुएशन पढ़ेंगे। ठीक है। एक तो फेस्टिव सीजन पे लेके पढ़ेंगे सलीम का एग्जांपल लेकर के, और एक स्वप्ना का एग्जांपल लेके। ठीक है। चलो तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्रेडिट, क्रेडिट या फिर लोन, क्रेडिट या फिर लोन एक ही बात होती है। ठीक है। रिफर टू अरेंजमेंट इन विच लेंडर सप्लाई द बोरोवर विथ मनी गुड एंड सर्विसेज टू रिटर्न टू प्रॉमिस ऑफ हिज फ्यूचर पेमेंट। क्रेडिट क्या होता है या फिर लोन क्या होता है स्टूडेंट, की एक आर्ग्यूमेंट होता है आपके बीच में, लेंडर के बीच में, कि गुड और सर्विसेज में रिटर्न करने का, और कि आप उसको बाद में रिटर्न करोगे फ्यूचर में विद द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ आप उसको रिटर्न करोगे फ्यूचर में। ठीक है। ये क्या होता है वहाँ पे, वो वादा होता है आपके और बोरोवर या फिर मनी लेंडर के बीच में कि आप क्या करोगे, अभी उससे बोरो करोगे मनी को, बाद में आप उसको फ्यूचर में लौटाओगे मनी विद द वॉट एवर इंटरेस्ट ही इज और शी इज चार्जिंग अपॉन दैट मनी, और दैट ऑफ सम ऑफ सेट ऑफ मनी। ओके। अब यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल लेने क्रेडिट के, एक तो फॉर्मल इनफॉर्मल के हिसाब से आप दे सकते हो। ठीक है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत ही मजा आएगा। अभी क्रेडिट लोन पता चल गया कि क्या होता है। अब देखिए फेस्टिव सीजन का एक है। अब यार एक केस यहाँ पे दिया गया कि एक सलीम जो है क्रेडिट लेता है ताकि वो अपने प्रोडक्शन में लगा सके। बिजनेसमैन है ये सलीम जनरली, तो वो कहाँ से लेता है, बैंक से उसने लिया है लोन। ठीक है। और वो जो क्रेडिट जो है वो उसने लिया है लोन, उन्होंने ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम करने के लिए उन्होंने क्या किया है, दैट इज उन्होंने लोन लिया है। और लोन लेने के बाद क्या किया है, दैट इज उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद उसको काफ़ी सारा फेस्टिव सीजन में अर्निंग हुआ और बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, तो वो बाद में जाकर के अपने बैंक को या फिर जहाँ से भी उसने लोन लिया है उसको वापस कर देगा सलीम, है ना, जहाँ से भी लिया है। अब इस केस में तो इसका जो प्रॉफिट आ गया पैसे से। ठीक है। इसने पैसे लोन लिए और पैसे को, ठीक है, ये तो वर्थ हो गया फेस्टिव सीजन में, है ना, वर्थ हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया। बट एक और सिचुएशन है सपना की प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है ना कि सपना जो है डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है। इसने एक मनी लेंडर से ले लिया पैसे, अब इसको प्रॉफिट नहीं हुआ, ये अपने खेतों के लिए ली थी जनरली पैसे, इसका क्रॉप फेलियर हो गया और ये जो अब रीपे करने के लिए अनेबल है। तो इसके लिए इसको मनी बोरो, अब जो है ये एक डेब्ट ट्रैप में फंस चुकी है। यहाँ पे इसको बहुत ही ज़्यादा लॉस होने वाला है ना स्टूडेंट्स। या अब उसी मनी लेंडर के पास काम करेगी, खेतों में उसके काम करेगी और वही उसको उसके अकॉर्डिंग वेजेस देगा, है ना, फिर उस पर इंटरेस्ट भी कटेंगे।
तो ये आप सपना के लिए प्रॉब्लम हो गई, वो आप कभी बाद में जाकर के बहुत ही आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो डेप्ट ट्रैप से निकल पाती है। बहुत लोग तो निकल भी नहीं पाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, कभी कभी लोन वर्थ हो जाता है और कभी कभी लोन जो वर्थ नहीं होता है। जैसे कि हमने पहले सलीम के केस में देखा था, यहाँ पे लोन वर्थ हो गया था, इसको प्रॉफिट हुआ, इसने बैंक को वापस कर दिया, बट सपना का क्रॉप फेलियर हो गया जिसके कारण इसका क्रेडिट के चक्कर में ये डेप्ट ट्रैप में फंस गई, ठीक है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, अब टर्म्स, अब जब कभी भी आप लोन्स लेते हो तो ऐसे ही कोई भी बैंक आपको लोन्स नहीं देती है, वो आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखती है, ठीक है। तो क्या क्या होता है, एवरी लोन अरेंजमेंट स्पेसिफाई एन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट पे तो देना ही पड़ता है, जो भी आप बोरो कर रहे हो आप मस्ट पे लेटर द लेंडर अलॉन्ग द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ आप उस इंटरेस्ट को भी पे करोगे उस मनी लेंडर को, उस बोरोवर से जिससे आप ले रहे हो पैसे, है ना। क्रेडिट जो है, लोन जिसे आप ले रहे हो उसको आप पूरी तरीके से पैसा वापस करोगे विद इंटरेस्ट, है ना, ये एक कंडीशन है। इन एडिशन टू लेंडर्स ऑल्सो डिमांड कोलेट्रल, एक सिक्योरिटी के लिए कोलेट्रल भी मांगते हैं कि आपकी जमीन हो या फिर आपका घर हो जो उस इनकम के इक्वल हो, वो उसका वो कोलेट्रल मांगते हैं, ताकि अगर आप फेल हो जाओ पैसे देने में तो वो उस बेच करके वो अपना पैसा वापस रीगेन कर सके, ठीक है। अब देखो कोलेट्रल और सिक्योरिटी का मतलब आपको मैंने अभी समझा दिया है कि क्या होता है, ये एसेट है बोरोवर्स के लिए, है ना, कि एक सिक्योरिटी टाइप से, जैसे कि आप बिल्डिंग, लैंड, आपके घर के कागजात, ये सारी चीज़ें जो कि आप गारंटी देते हो कि आप उसको पैसे लौटा दोगे, अगर नहीं लौटा पाते हो तो वो उसको सेल करके उस एसेट को उस एसेट को कोलेट्रल को ऑब्टेन करते हैं पेमेंट को, ठीक है। चलिए अब इंटरेस्ट रेट क्या है, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, देखो कोलेट्रल और डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड होता है आपको जो है क्या लेने के लिए, दैट इज क्रेडिट। लोन ऐसे ही कोई नहीं दे देता है आपको, उसके लिए क्या करना पड़ता है, दैट इज आपको उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है क्रेडिट के लिए। जब आप उस फुलफिल करते हो, उस डॉक्यूमेंट्स को पूरा करते हो, आप कोलेट्रल को पूरा करते हो, इंटरेस्ट रेट को मानते हो, तब जाकर के आपको लोन मिलता है। तो ये सारी टर्म्स ऑफ क्रेडिट है कि जब आप मान करके वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन नेचर एंड द लेंडर ऑफ बोरोवर, बोरोवर या लेंडर कैसा है, बैंकिंग आपका कैसा है, वो उस पर डिपेंड करता है ना स्टूडेंट्स। ये उस पर क्या करता है, दैट इज नथिंग बट वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग देखते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर इन इंडिया। फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर इंडिया में देखते हैं तो क्या दिखता है हमारे पास, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। चीप और अफोर्डेबल जो क्रेडिट है वो क्रूशियल है फॉर कंट्री का डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वेरियस टाइप ऑफ लोन्स यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं ना, यानी कि लोन्स जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। अब आपके सबके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो सबको क्या चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है ना। सबको क्या चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, ताकि वो अपने जो भी काम है या फिर जो भी वो करना चाहते हैं वो इजीली वो क्या कर पाए। इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है, दैट इज उनको लोन लेना पड़ता है। यहाँ पे दो टाइप से लोन ले सकते हो, एक तो फॉर्मल सेक्टर से ले सकते हो, एक इनफॉर्मल सेक्टर से ले सकते हो, ठीक है। एक फॉर्मल सेक्टर से ले सकते हो और एक इनफॉर्मल सेक्टर से ले सकते हो, ठीक है। फॉर्मल से भी लोगे और इनफॉर्मल, दोनों सेक्टर से आप लोन ले सकते हो, ठीक है। तो चलो फॉर्मल सेक्टर से, जैसे कि आप बैंक से ले रहे हो, आरबीआई से ले रहे हो, एसबीआई से ले रहे हो, तो इन सब से क्या करते हो, ये फॉर्मल सेक्टर कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जो इंटरेस्ट पे करते हो वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू मनी लैंडर्स, या फिर आप इनफॉर्मल सेक्टर में जहाँ से लेते हो। इनको एक सर्टेन टाइम के बाद देना पड़ता है और इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती है फॉर्मल सेक्टर के अंदर, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर मनी लेंडर, ट्रेडर, इम्प्लॉय, रिलेटिव, इनसे लेते हो तो ये ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ पे चार्ज करते हैं ना, और मनी बैक में अनफेयर मीन्स का भी यूज़ हो जाता है ना। तो ये सारे इनफॉर्मल सेक्टर है लोन्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, ये डिस्कस करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट को। तो फॉर्मल सेक्टर्स जो है आपको पता है कि बहुत ही कम जगहों पे है, तो रूरल एरियाज़ में अभी भी जो है लोग क्या करते हैं, फॉर्मल सेक्टर की जगह इनफॉर्मल सेक्टर को प्रीफर करते हैं, जैसे कि मनी लेंडर, बोरोवर और भी जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे पैसे लेना वो ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, ये इट इज़ नेसेसरी टू बैंक क्या करे, और कोऑपरेटिव जो है अपने ब्रांचेस को रूरल एरिया में बढ़ाए, डिपेंडेंस कम करे इनफॉर्मल सेक्टर पे, ठीक है, ताकि जो भी डेब्ट ट्रैप है उससे वो फंस ना पाए, ठीक है। वाइल जो फॉर्मल सेक्टर लोन है वो नीड टू एक्सपेंड, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू एवरीवन रिसीव फ्रॉम दिस लोन्स, यानी कि आपको पता है कि फॉर्मल सेक्टर के लोन ही एक्सपेंड करने चाहिए ताकि बाकियों को प्रॉब्लम ना हो, है ना। सबकी नेसेसरी जो भी नीड्स है वो फॉर्मल सेक्टर से ही पूरा हो सकती है, नहीं तो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट, मनी लेंडर्स जो भी लेता है, एक तो हाई चार्ज करता है ना, बहुत ही ज़्यादा हाई चार्ज करता है, और ऊपर से क्या करता है, आप डेब्ट ट्रैप में भी फंस सकते हो, है ना। तो इसीलिए वो क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर आपको नहीं यूज़ करना है। अभी भी जो यूज़ हो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर, उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है।
पुअर के बेनिफिट हो सके, चीपर लोन प्रोवाइड हो सके, इसीलिए वो फॉर्मल सेक्टर के पास जाए, बैंक के पास जाए, कोऑपरेटिव्स के पास जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जाए। ठीक है, चलिए, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि वो फॉर्मल सेक्टर के साथ जाए, इनफॉर्मल के सेक्टर के साथ ना जाए। ठीक है, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर पुअर, अब जो है वो बैंक्स भी काफ़ी इंटरेस्ट तो चार्ज करता है कि बट अब उसकी भी हेल्प करने के लिए एक आया है सेल्फ हेल्प ग्रुप। बैंक आपको जनरली सबको नहीं देती है लोन इजीली, ठीक है, तो उसी के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप आया पुअर के लिए। पुअर हाउस होल्ड जो भी है स्टिल डिपेंडेंट है इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट पे बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्यों? क्योंकि बैंक आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल एरिया जो भी है इंडिया में हर जगह तो बैंक नहीं है। इवन इफ बैंक आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक इज मच डिफिकल्ट एज इट रिक्वायर्स प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड कोलेक्टर। अगर बैंक प्रेजेंट भी है तो वहाँ से लोन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट और कोलेक्टर रिक्वायर्ड रहता है, इसलिए पीपल इनफॉर्मल सेक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, तो अब इसे निकलने के लिए क्या किया है लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर के खुद के साथ आकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है छोटे छोटे लोगों का, पुअर पीपल का क्या है, वो क्या है, ग्रुप होता है जो कि प्रमोट करते हैं स्मॉल स्मॉल सेविंग्स को, और जाकर के टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं जो कि 15 to 20 मेंबर का लगभग होता है, जो कि बिलोंग करते हैं उनके नेबरहुड या फिर जो रेगुलरली मीट करते हैं, और वो वहाँ पे पैसे जमा करते हैं और वो क्या करते हैं, बैंक को दिखाते हैं हाँ हमारे पास इतना क्या है, दैट इज हमारे पास इतना इनकम है, हमारे पास इतना रखा हुआ है पैसा, और फिर आप हमको क्या करो, लोन दे दो और हम आपको लौटा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा वो क्या करते हैं, वो तो इस बेसिस पे जो भी आपका बैंक है वो लोन देने के लिए तैयार हो जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के बेसिस पे। ठीक है, तो भैया एडवांटेजेस क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप के, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है हेल्प करता है बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेक्ट्रल। लैक ऑफ कोलेक्ट्रल अगर आपके पास है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको हेल्प करता है, जिसके कारण आप इजीली ले सकते हो बैंक से क्रेडिट, है ना। द पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स फ्रॉम वैरायटी ऑफ पर्पसेस एट द रीजनेबल इंटरेस्ट। पीपल जो है टाइमली लोन्स ले सकते हैं वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए एक रीजनेबल इंटरेस्ट पे, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा कम पे। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल एरिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स के जैसा काम करते हैं आपके लिए, जो भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जो भी लोन लेना चाहते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट। वुमेन्स भी क्या करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती है और फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट बनती है। ठीक है, चलिए, द रेगुलर मीटिंग ऑफ ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एक्ट ऑफ वैरायटी ऑफ सोशल इशूज, हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सबको रेगुलर मीटिंग में सुलझाया जाता है एक डिस्कशन के द्वारा। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के इतने सारे क्या है, दैट इज वो आपके पास एडवांटेजेस है ना। तो अभी जानिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, मनी एंड क्रेडिट के रिगार्डिंग सारी चीजें जानिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर, तो इसी के साथ आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो अब यहीं पे हम वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि आपका जो चैप्टर था ये हम वन शॉट में कवर किया है और यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें कुछ है भी नहीं जिसे आपको फियर होना है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, बस आप पढ़िए, एंजॉय कीजिए, आप अपना एक बार जाकर के एनसीईआरटी लगाइए और आपको जो है बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।